नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एल्कीन। तो सबसे पहले हम एल्कीन को समझ लेते हैं। एल्कीन द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस प्रकार एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो जो एल्कीन होती है ये द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीनों के प्रथम सदस्य एथिलीन अथवा एथीन C2H4 की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर तेलीय द्रव प्राप्त होते हैं और इसी कारण एल्कीनों को ओलिफिन ओलिफिन का अर्थ होता है तेलीय यौगिक बनाने वाले भी कहते हैं। तो एल्कीनों की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो तेलीय द्रव प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि एल्कीनों को ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है और ओलिफिन का अर्थ होता है कि ऐसे यौगिक या जो तेलीय यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर ओलिफिन कहते हैं। अब हम समझते हैं द्विआबंध की संरचना। एल्कीनों में कार्बन कार्बन द्विआबंध है जिसमें एक प्रबल सिग्मा आबंध होता है जो दो कार्बन परमाणुओं के sp2 संकरित कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन से बनता है। तो एल्कीन में जो कार्बन कार्बन द्विआबंध होता है इसमें एक सिग्मा आबंध होता है और एक पाई आबंध होता है जिसमें से सिग्मा आबंध जो होता है वो प्रबल होता है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है। इसमें दो कार्बन परमाणु के 2p असंकरित कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन करने पर एक दुर्बल पाई आबंध भी बनता है। तो जब p कक्षक आपस में पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर एक दुर्बल आबंध यानी कि p आबंध का निर्माण भी होता है। कार्बन कार्बन एकल आबंध की लंबाई 154 pm की तुलना में कार्बन कार्बन द्विआबंध की लंबाई 134 pm यानी कि छोटी होती है। तो जो कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है उसकी आबंध लंबाई अधिक होती है जबकि कार्बन कार्बन जो द्विआबंध होता है इसकी आबंध लंबाई एकल आबंध की तुलना में कम होता है। और आबंध लंबाई कम होने से बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन एकल आबंध की तुलना में कार्बन कार्बन द्विआबंध की बंध ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसके अतिरिक्त पाई आबंध के दो पी कक्षकों के दुर्बल अतिव्यापन के कारण दुर्बल होते हैं। तो पाई आबंध जो होता है वो दुर्बल होता है और इसके दुर्बल होने का कारण है कि पाई आबंध के पी कक्षकों का दुर्बल अतिव्यापन अतिव्यापन जितना दुर्बल होगा आबंध भी उतना ही दुर्बल होगा। अतः पाई आबंध वाले एल्कीनों को दुर्बल बंधित गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत भी कहा जाता है। अतः एल्कीनों पर उन अभिकर्मकों अथवा यौगिकों जो इलेक्ट्रॉन की खोज में हो का आक्रमण आसानी से हो जाता है। तो ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन की खोज में होते हैं वे आसानी से एल्कीन पर आक्रमण करते हैं और ऐसे अभिकर्मकों को ही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है यानी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं।
दुर्बल पाई आबंध की उपस्थिति एल्किन अणुओं को एल्केन की तुलना में अस्थायी बनाती है। अतः एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के साथ संयुक्त होकर एकल आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं। कार्बन सिंगल आबंध कार्बन या कार्बन कार्बन द्विआबंध की सामर्थ्य या बंध एंथैल्पी 681 किलोजूल मोल इनवर्स होती है, जबकि एथेन के कार्बन कार्बन एकल आबंध की आबंध एंथैल्पी जो है वो 348 किलोजूल मोल इनवर्स की तुलना में अधिक होती है। तो द्विआबंध की सामर्थ्य जो होता है वो एकल आबंध की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर एथीन का कक्षीय आरेख केवल सिग्मा बंधों को चित्रित किया गया है, जो कि यहाँ पर कार्बन परमाणु, यहाँ पर कार्बन परमाणु sp2 संकरित है। इस कार्बन परमाणु में दो हाइड्रोजन जुड़े हैं जो कि सिग्मा आबंध से जुड़े हैं, और इस कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, यहाँ पर भी ये सिग्मा आबंध से जुड़ा है। और यहाँ पर दोनों कार्बन भी आपस में सिग्मा आबंध से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पाई आबंध भी होता है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। अब हम समझते हैं एल्कीनो में नाम पद्धति को। एल्कीनो के आईयूपीएसी नाम पद्धति के लिए द्विआबंध युक्त दीर्घतम कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अनुलग्न एन के आधार पर अनुलग्न ईन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो एल्केन में अनुलग्न एन का उपयोग करते थे, यहाँ पर एन की जगह हम अनुलग्न ईन का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर एल्कीन को एक सिग्मा आबंध और एक पाई आबंध द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और पाई आबंध जो है यहाँ पर जो पी कक्षक है इनके पार्श्व अतिव्यापन से यहाँ पर पाई आबंध का निर्माण होता है। इसी को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। और अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये 116.6 डिग्री होता है, जबकि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो है 121.7 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ की बात करें, बंध लंबाई जो है 134 पीएम के इक्वल होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की बंध लंबाई जो है 110 पीएम पिकोमीटर के इक्वल होती है। तो इस प्रकार से ये एथीन का कक्षीय आरेख है, जिसमें क में पाई आबंध का बनना, ख में पाई अब्र का बनना तथा ग में आबंध कोण तथा बंध लंबाई को यहाँ पर इस प्रकार से तीनों में प्रदर्शित किया गया है। तो ये तीनों जो है वो एथीन की कक्षीय आरेख हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किए गए। कुछ एल्कीन सदस्यों के आईयूपीएसी नाम नीचे दिए गए हैं, जिसमें से पहली संरचना जो इस तरीके से, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं। जबकि दूसरी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड पहले और तीसरे कार्बन पे है तो इसका नाम ब्यूट 1 3 डाई इन हो जाएगा। और अगर एक CH3 को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ दिया जाए तो 1 2 3 2 पे मिथाइल, तो 2 मैथिल प्रोप 1 इन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और अगर इस तरीके से कोई संरचना है तो 1 2 3 4, 3 पे यहाँ पर मैथिल ग्रुप है और ब्यूट, और 1 पे है इन, तो 3 मैथिल ब्यूट 1 इन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्किनो के आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण 9.7। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, जिसमें सबसे पहला है CH3 का होल ट्वाइस CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड इसी CH पे सिंगल बॉन्ड है CH3। तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण करेंगे, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये CH3 जो है वो पार्श्व श्रृंखला में आएगा। अब इस सी एच पे भी दो CH3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो है वो 10 कार्बन जो है वो सीधी श्रृंखला में है, और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर एक CH3 है, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 पार्श्व श्रृंखला में एक सीधी है। तो दूसरे कार्बन पर CH3 है, 3 4 5 6 7 8, और 8 कार्बन पर भी यहाँ पर क्या है, CH3। अब इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2,8 डाई मैथिल। डाई मैथिल क्योंकि एक मैथिल इसके पास है, एक मैथिल इसके पास है। इसके अलावा तीसरे कार्बन पे, और 3 के बाद 4 5 6, थर्ड कार्बन एंड 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो 2,8 डाई मैथिल डेका, 3,6 डाई इन। तो डेका, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं, 10 है, और 3,6 पे क्या है, डाई इन, दो इन है, जो कि एक तीसरे कार्बन पर एक 6 कार्बन में। तो इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2,8 डाई मैथिल डेका 3,6 डाई इन। नेक्स्ट हमको कुछ इस तरीके से दिया है, जिसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, फिफ्थ वाले कार्बन पे, और 7 वाले कार्बन पे यहाँ पर द्विआबन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 5 7। 1 कार्बन पे, 3 कार्बन पे, 5 कार्बन पे, 7 कार्बन पे। तो 1 3 5 7 ऑक्टो, क्योंकि टोटल जो है वो 8 कार्बन है, तो ऑक्टा टेट्रा इन, टेट्रा यानी कि 4 इन है। इस प्रकार से इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्रा इन। नेक्स्ट वाला है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, और इस C से जो है CH2 जो है वो दो तरीके से लिंक है। एक हम सीधी श्रृंखला में मान लेते हैं, एक पार्श्व श्रृंखला में। तो इस प्रकार से जो ये है, ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग चेन जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आने की वजह से लॉन्ग चेन जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ जो है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगी। अब हम अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, जिसमें से 2 कार्बन पर जो है वो CH3 लिख है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 2 पर N प्रोपिल, क्योंकि ये यहाँ पर पासो श्रृंखला में जुड़ा होगा ना, दो है यहाँ पर। तो 2 पे आ जाएगा N प्रोपिल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 के लिए आ जाएगा पेंट, और 1 कार्बन पे इन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे N प्रोपिल पेंट 1 इन, ये इसका आईयूपीएसी नाम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2 इससे लिंक है CH3 CH डबल बॉन्ड C। फिर इससे लिंक है CH2 CH3, इस कार्बन से लिंक है CH2, फिर CH3 तो इसमें हम सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण होगा। अब इस कार्बन श्रृंखला को नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड के आधार पर, जहां पर डबल बॉन्ड को कम स्थान मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये नेमिंग इसके लिए हो जाएगी। तो 4 पे है एथिल, और 2 पर है मैथिल, साथ में 6 पर भी है मैथिल। तो इसका नाम हो जाएगा 4 पे एथिल, 4 पे ये एथिल है, 2,6 डाई मैथिल, 2 पे भी मैथिल है, 6 पे भी मैथिल है। तो 2,6 डाई मैथिल। अब जितने कार्बन है, तो 10 कार्बन होने की वजह से डैक, और 4 पे है इन, तो ये आ जाएगा 4 इन। तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल 2,6 डाई मैथिल डैक 4 इन, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। अब हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं 9.8। इसमें पूछा गया है, ऊपर दी गई संरचनाएं पहले से लेकर फोर्थ में
सिग्मा तथा पाई आबंद की संख्या का परिकलन कीजिए। तो जो सिंगल आबंद होता है वो सिग्मा होता है, जो डबल आबंद होता है वहां पर सिग्मा और पाई आबंद दोनों होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पर जो है सिग्मा आबंद को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 33 आ जाएंगे, क्योंकि इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने पर भी जहां जहां सिंगल आबंद होगा, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल आबंद से जुड़ा है, तो जहां जहां सिंगल आबंद होगा वो सारे सिग्मा आबंद होंगे। और डबल आबंद केवल इसमें और इसमें है, तो इस द्वि आबंद में भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पाई बंद जो है वो दो होंगे, और बाकी जितने भी हैं वो सारे सिग्मा आबंद होंगे। तो अगर इन सबको कैलकुलेट करोगे तो वो 33 सिग्मा आबंद यहाँ पर आ जाएंगे। अगर सेकंड वाले में देखेंगे, यहाँ पर कार्बन है जो कि हाइड्रोजन से लिंक है, यहाँ पर भी कार्बन एक हाइड्रोजन से लिंक है। तो पहले हम पाई आबंद को देखते हैं, 1 2 3 4। 4 इसमें पाई आबंद है, बाकी इसमें जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्मा आबंद होंगे। तो इसमें 17 सिग्मा आबंद आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो है थर्ड वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पाई आबंद ओनली एक ही है, बाकी जितने भी आबंद हैं इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे, और बाकी जितने भी आबंद आ जाएंगे वो सारे सिग्मा आबंद आ जाएंगे। तो सिग्मा आबंद इसमें 23 आ जाएंगे। फोर्थ वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी केवल पाई आबंद एक ही है, बाकी जो जितने भी हैं जैसे 3 1 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7 8। तो या इन सबको कैलकुलेट कैलकुलेट करोगे तो जितने भी आएंगे वो सारे सिग्मा आबंद आ जाएंगे। तो सिग्मा आबंद यहाँ पर टोटल 41 आ जाएंगे, जो कि आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीनो में समावयवता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।